विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, जिसकी बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल दीपा, और हमने 3 फॉर्मूला की बात करी थी, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने 2 फॉर्मूले को तो आउट किया, उसे समझने और समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बारी है फॉर्मूला नंबर 3 की। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या है वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। पार्टी अपने सांसदों में से किसी को मौका दे सकती है क्या इस पर भी विचार हो रहा है। उनमें सबसे ऊपर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का नाम है स्नेहा, और वो नैनीताल से सांसद हैं। दूसरा नाम हरिद्वार से लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का है। निशंक को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। हाईकमान की तरफ से इस पर भी विचार हो रहा है क्या। लेकिन इन दोनों को बनाने से 2 उपचुनाव कराने होंगे, और एक उपचुनाव इन्हें विधायक बनाने का होगा, और दूसरा इनके द्वारा खाली की गई लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का होगा। और इसके अतिरिक्त राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी भी एक विकल्प के तौर पर देखे जा सकते हैं। बलूनी को सीएम बनाने पर पार्टी को लोकसभा का उपचुनाव नहीं कराना पड़ेगा। तो ये विकल्प है फॉर्मूला नंबर 3। बिल्कुल दीपा, और ये तीसरा फॉर्मूला भी निकल करके सामने आता है, क्योंकि अब देखिए ये तमाम चीजें फॉर्मूला जो हमने सामने रखा उसके तार दिल्ली से जुड़े हैं, क्योंकि सारा फैसला दीपा आला कमान को लेना होता है। तो दिल्ली में कैसी हलचल है उत्तराखंड को लेकर के, ये जानेंगे हमारे सहयोगी अविनाश से। अविनाश दिल्ली में है। अविनाश, ये बताइए उत्तराखंड को लेकर के हमने 3 फॉर्मूले तो रख दिए सीएम बनाने को लेकर, लेकिन दिल्ली में कैसी हलचल है, वहां कैसी बातचीत चल रही है? देखिए इसने लगता 2 फॉर्मूले में सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। पहला ये है कि उत्तराखंड की राजनीति में शायद अब धामी युग का अंत हो चुका है। इसका एक उदाहरण ये है कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय कद्दावर नेता थे बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल। वो चुनाव हार गए, सीएम के कैंडिडेट थे, लेकिन बीजेपी ने उनको दोबारा सीएम नहीं बनाया। और वही कुछ उसी तरीके से निर्णय उत्तराखंड के अंदर हुआ है। और जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर निर्णय हुआ है, आज जब प्रभारी से बात कर रहे थे तो उन्होंने, अगर उनका बयान आप चलाइए, जो कि मैंने टीटी किया है, उनके साथ बातचीत की है, तो उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि 2 मुख्यमंत्री हमने बदले थे, लेकिन जनता ने 3 कर दिया, यानी कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। तो ये साफ इशारा था कि शायद अब पुष्कर सिंह धामी के युग का अंत हो चुका है, और किसी नए व्यक्ति को अब चांस मिले मुख्यमंत्री बनने का। जहां तक बात रही कि मुख्यमंत्री सांसदों में से बनेगा या विधायकों में से बनेगा, इसका निर्णय बीजेपी आला कमान को करना है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को, क्योंकि तीनों आज और कल तमाम सारे कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। और इसीलिए यही कारण है कि 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान। ये दोनों उत्तराखंड जाएंगे, तमाम सारे विधायकों के साथ बातचीत करेंगे, उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे कि विधायकों का क्या मत है नए मुख्यमंत्री के लेकर के, और इसके साथ साथ वर्तमान में जो मुख्यमंत्री चुनाव हारे पुष्कर सिंह धामी, उनको लेकर के उन तमाम सारे विचारों के साथ ये वापस दिल्ली आएंगे और केंद्रीय आला कमान को इत्तला करेंगे। इसके बाद निर्णय प्रधानमंत्री को लेना है, और इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के सियासी समीकरण बन गए हैं, बीजेपी ने कभी भी हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। और जिस तरीके से आज प्रभारी का बयान रहा है, दुष्यंत गौतम का बयान रहा है, तो साफ तौर पर इशारा कर गया है कि अब शायद पुष्कर सिंह धामी की जो पारी थी बतौर मुख्यमंत्री, उसका अंत हो चुका है। वो शायद अब अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ न ले। हो सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में जब से उत्तराखंड बना है, 12वां मुख्यमंत्री अब उत्तराखंड राज्य को मिले, जो उत्तराखंड राज्य को अगले 5 सालों के लिए चला है। 21 साल का उत्तराखंड अविनाश, और ये 12वां मुख्यमंत्री दीपा। बिल्कुल इतना सशक्त मुख्यमंत्री। बिल्कुल ठीक है अविनाश। देखिए अब लगातार नजर है कि क्या होगा। उत्तराखंड के ही जीते विधायकों को मौका मिलेगा, क्योंकि दावेदार वहां पर भी बहुत सारे हैं, या फिर दिल्ली से किसी को उठा करके ये कहा जाएगा कि आप जाइए और उत्तराखंड की कमान संभालिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं, और जल्दी मिल भी जाएंगे। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए किस तरीके की चर्चाएं वहां पर शुरू हो गई हैं। पुष्कर सिंह धामी को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, हालांकि उन उम्मीदों पर यह कहा भी जा रहा है कि धामी खरे भी उतरे, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, लेकिन खटीमा की अपनी सीट वो नहीं जीत पाए। किस तरीके की चर्चा वहां पर हो रही है अंकित? जैसे आपको बता दें कि जिस तरह से परिणाम आया है, और जनता ने भाजपा की सरकार एक बार यहाँ पर पुनः दोबारा बना दी है, लेकिन मुख्यमंत्री हार गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, हैरानी की बात है कि सरकार तो बनते हुए दिख रही है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर हार गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर जो परिणाम आया है, सीएम हार गए हैं, सीएम का हारने
का कारण है कि अंदरूनी मतभेद। तो भीतरघात कहा जा सकता है कि सीएम जो पुष्कर सिंह धामी जी हारे हुए हैं, तो भीतरघात की तरह वहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हुए हैं, वो भीतरघात की तरह उनको हराया गया कि ताकि जो इस बार उत्तराखंड में बीजेपी का एजेंडा था वो मोदी के एक्ट और दूसरा पुष्कर सिंह धामी युवा के लिए चाहने वाले नेता। सीएम हार गए हैं, आप कैसे क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा बन सकते हैं? हमें लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा एक बार मौका मिलना चाहिए और हम कहेंगे कि हमारे इलाके से कालाडूंगी विधानसभा से हमारे बंसीधर भगत जी काफ़ी भारी मतों से जीते हैं। यही कहेंगे कि भाजपा सरकार को एक बार फिर से मौका देना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर युवाओं का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार सीएम के तौर पर दोबारा देखना चाहते हैं। भले ही भाजपा की यहाँ पर सरकार बन गई है, अलग अलग यहाँ पर चाहने वाले उनके नेता हैं, लेकिन साफ तौर पर सबका यही मानना है कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार मौका सीएम का और देना चाहिए। तो ये है कि हरदा भी आते हैं और वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। तो ये दोनों बड़े चेहरों पर एक तरीके से जनता ने विश्वास नहीं जताया है उनके क्षेत्र को लेकर के। हालांकि पार्टी पर कितना विश्वास है ये तो आंकड़ों में दिखाई देता है, खासकर बीजेपी की बात करें। आंकड़ों की जब बात चल रही है दीपा, तो हम आंकड़ों पर ही आते हैं। हम ब्यूरो चीफ अजीत राठी से तो जानेंगे ही, डिटेल समझेंगे, लेकिन अब आंकड़ों का रुख कर लेते हैं दीपा। बिल्कुल, देखिए 3 हिस्सों में हमने आपकी सहूलियत के लिए बांटा हुआ है। हालांकि 2 मंडल है यहाँ पर, गढ़वाल और कुमाऊं, लेकिन मैदान की भी बात कर लेते हैं। देखिए 2022 में 7 मैदान से सीटें भाजपा लेकर के गई है, 2017 में 16 सीटें थी। कांग्रेस को 2022 में 10 सीटें मिली है, 17 में 4 थी। बहुत अच्छी इससे परफॉर्मेंस कह सकते हैं कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन सरकार नहीं बना पाई और आपका देखिए खाता भी नहीं खुला। बहुत सारी बेतहाशा उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी को, कोई करिश्मा हो जाएगा, वो करिश्मा नहीं कर पाई और अन्य के खाते में इस बार 2022 में 3 सीटें यहाँ से गई हैं। चलिए, अब इन आंकड़ों का मंथन जरूर करना होगा दीपा, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए 16 से 7 का ये सफर कैसे हुआ, क्या चीजें रही, ये समझा सकते हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी हमें। अजीत जी, ये बताइए कि बीजेपी के लिहाज से मैदान में, सियासी मैदान के नजरिए से देखा जाए तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि नुकसान तो हुआ है। सेनेता देखिए, हरिद्वार में 11 सीटें, पिछली बार 11 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी हरिद्वार। उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं, 9 में से 8 भारतीय जनता पार्टी को मिली। इस बार ऐसा नहीं हुआ और ऐसा माना जा रहा है जो किसान आंदोलन चल रहा था इन दोनों जिलों में उसका प्रभाव रहा। अच्छा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सीट है खटीमा, वो भी किसान आंदोलन से प्रभावित थी। तो ऐसा यहाँ लोग मान रहे हैं कि किसान आंदोलन का असर यहाँ मैदानी क्षेत्रों में हुआ है जहाँ किसान बहुतायत में रहते हैं। अच्छा। अब ये बात तो रही इन दोनों जिलों की, चूंकि मैदान बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया है, बहुत थोड़ी थोड़ी सीटें मिली हैं और पहाड़ में बम्पर सीटें पहाड़ ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हरिद्वार जो लोकसभा है जो पूर्णतः मैदानी है, वहाँ से रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं। और जो 3/4 मैदानी सीट है नैनीताल, जिसमें पूरा उधम सिंह नगर जिला आता है, तो वहाँ से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। अगर पार्टी के भीतर अपने सांसदों की भी समीक्षा होगी तो इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अच्छा। और पहाड़ ने पार्टी को बम्पर सीटें दी हैं और पहाड़ में ये था कि मोदी का जो अंडरकरंट था, राशन था, प्रशासन था, जिन सब चीजों की बातचीत हो रही है। अब जरा जिलेवार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने जिक्र किया है वो आंकड़े भी हमारे सामने हैं, स्क्रीन पर रखेंगे ताकि दर्शकों को अंदाजा लगे दीपा कि कितनी सीटें कहां कहां गई हैं, खासकर वो जिले जहां पर ज्यादा सीटें आती हैं। हरिद्वार का जिक्र कर लिया अजीत जी ने और देहरादून का जिक्र किया है, तो इन सीटों का अब डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये देहरादून की क्या स्थिति, देखिए राजधानी है, 10 सीटें यहाँ पर हैं विधानसभा की और ऋषिकेश, डोईवाला, धर्मपुर, राजपुर रोड, विकास नगर यहाँ पर कमल खिला। चकराता में प्रीतम सिंह जो कि अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से सफल हुए हैं। देहरादून कैंट में भाजपा, मसूरी भाजपा, रायपुर में भाजपा, उमेश शर्मा काऊ है, ऐतिहासिक एक बार फिर से जीत दर्ज की है और सहसपुर में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। महज 10 में से 1 सीट चकराता वाली वो लेकर के गई है कांग्रेस। और अजीत जी देखिए यहाँ चलिए उनके पास जाएंगे, लेकिन इसके अलावा बिल्कुल हाँ, अब उधम सिंह नगर की बात कर लें और यही खटीमा आता है। देखिए दीपा, यहाँ पर अगर सिचुएशन देखें आप, भुवन कापड़ी जो कांग्रेस की ओर से आते हैं 48,177 वोटों से जीत दर्ज करते हैं, उनको कुल वोट मिले हैं और इनकी जीत होती है। इसके अलावा जो फासला रह जाता है वो भी हमने रख दिया, लालकुआं का नैनीताल। देखिए हरीश रावत की जो सीट है लालकुआं, बहुत सारी तब्दीलियां की गई, लेकिन अचानक से जो उम्मीदें लेकर के हरीश रावत भी ताल ठोक रहे थे, उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। मोहन सिंह बिष्ट जो है वो भाजपा की तरफ से ताल ठोक रहे थे, वो जीत गए और हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ गया। इसके अलावा अनुपमा रावत जो कि हरीश रावत की बेटी है और पिछली बार 2017 में सीएम रहते हुए जो हराया था यशोदानंद ने हरीश रावत को, उसका बदला हरीश रावत की बेटी ने इस बार लिया है। मंत्री हैं, हारे हैं उस मैदान में जो मैदान में कमजोर
कमजोर सिचुएशन थी और हरिद्वार इकलौते शहर। मंत्री है स्नेहा, कैबिनेट के इकलौते मंत्री हैं जिनको हार का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मदन कौशिक हरिद्वार से वो मैदान में ताल ठोक रहे थे शहर से, और यहाँ पर उनकी जीत हुई है। सतपाल ब्रह्मचारी पहली बार मैदान में उतर रहे थे, उनकी हार यहाँ पर हुई है। बिल्कुल दीपा, आप चलिए इन जो डेटा या यूं कहें इन सीटों का जिक्र हमने किया है, तो अब इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। इस पर मंथन करने की जरूरत है। चलेंगे अजित राठी जी के पास। अजित जी, इन नामों का जो हमने जिक्र किया, आंकड़ों को भी हमने सामने रखा, इस पर क्या आपके नजरिए से चीजें बदली हैं या ऐसे नतीजे कैसे आए? और एक सवाल मेरा भी अजित जी, देखिए यतीश्वरानंद के हारने के पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको क्या दिखाई देती है? क्योंकि उनको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो मजबूती के साथ खड़े हैं और वही जीतेंगे, लेकिन उलट नतीजे सामने आ गए। दीपा, देखिए, मैं सबसे पहले आपके सबसे आखिरी सवाल का जवाब देता हूं। यतीश्वरानंद की हार के पीछे क्या वजह हो सकती है? यतीश्वरानंद पिछली बार 12,500 वोटों से हरीश रावत को हराकर विधानसभा पहुंचे थे, फिर तीरथ सिंह रावत की सरकार बनी, उसमें राज्य मंत्री बने, और वो निकटतम सहयोगी हैं पुष्कर सिंह धामी के, बहुत नजदीकी मित्रों में गिने जाते हैं वो, और जो लक्सर से हारे हैं संजय गुप्ता, दोनों। लेकिन यतीश्वरानंद तो बहुत ही नजदीकी हैं। फिर जब धामी मुख्यमंत्री बने, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन जब धामी की सरकार आई, तो जो धामी सरकार की जो बाहर करप्शन, खनन, अवैध खनन, इनको लेकर के जो बदनामी धामी सरकार की हो रही थी, उसके उसमें सबसे बड़ा योगदान यतीश्वरानंद दे रहे थे। यतीश्वरानंद ने हरिद्वार में कोई मतलब ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे सरकार की बदनामी ना हो, और इसीलिए जनता को वहां लगा कि ये निरंकुश हो गए हैं मिनिस्टर, जनता से उनका कनेक्ट टूट गया है, तो जनता ने उनके खिलाफ अनुपम रावत को जनादेश दे दिया। तो यतीश्वरानंद की हार के कारण तो उनकी गतिविधियां और उनके कार्यकलाप रहे हैं, जिनका नुकसान सरकार को भी कहीं ना कहीं हुआ है। और ये बात रही देहरादून जिले की, इसमें 10 सीटें हैं दीपा, और 10 में से 9 पिछली बार आई थी और 9 ही इस बार आई। देहरादून ने जो पिछली बार दिया था उसी को रिपीट किया है, और चक्राता प्रीतम सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए, क्योंकि वो उनकी एक पुश्तैनी सीट है, उनके फादर साहब वहां से विधायक रहते रहे हैं। इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं और वो दर्शकों को पहुंचाते हैं। देखिए, बड़ी खबर है, खटीमा सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने जब हराया है, और जो चलिए इस पर भी बात करेंगे, में मंत्री पद से इस्तीफे की भी खबर मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद, यानी कल जो नतीजा आया उसके बाद ये बड़ी जानकारी है कि अब देहरादून में इस्तीफे की खबर पहुंच रही है, जहां राजभवन पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सूत्रों के हवाले से खबर है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले हमने खबर ब्रेक की थी कि आज ही वो इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए खबर आपके सामने है, राजभवन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, अपडेटेड है, और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में महज मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं। पंकज का सीधे रुख कर लेते हैं। पंकज, बताइए क्या जानकारी आपके पास, जल्दी से। दीपा देखिए, मैं राजभवन के गेट के सामने हूं, और ये काफिला जो देख रहे हैं आप, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, इनके साथ कैबिनेट मंत्री भी कुछ मौजूद हैं, और ये सीधे जो गाड़ी गई है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गाड़ी गई है, जो इस्तीफा देकर आ चुके हैं। और देखिए, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, अगर बात हो पाती है तो। और देखिए, वो अभी पूरी तरह से देखिए पूरे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी फिलहाल इस्तीफा दे दिया है, और देखिए मीडिया कर्मियों से भी बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये क्योंकि लंबे समय से अटकलें लग रही थी कि किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी भाजपा की, दीपा, और वो रणनीति देखिए अब साफ हो गई है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो पहले काम कर रहे थे यहाँ पर राज्य में, उन्होंने अभी फिलहाल इस्तीफा दे दिया है, और अब नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो जाएगी। और उनसे बात करते हैं। देखिए, अपने गाड़ी से भी नीचे उतर गए हैं मुख्यमंत्री, बात करते हैं। लगा लेना है, मैं पकड़ लूंगा, पकड़ लेंगे, रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, अब तो खड़े हो गए, देखिए पंकज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सियासी उठापटक है, और हर किसी को सुनना है कि पुष्कर सिंह धामी क्या कहते हैं। आप भी इसी कोशिश में महामहिम जी को मंत्रिमंडल समेत अपना सभी का पूरा इस्तीफा अपना सौंप दिया है। महामहिम जी ने उसको स्वीकार कर लिया, और जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, जब तक उन्होंने कहा है कि आप इस पर काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जो तस्वीरें दिखा रहे थे, सूत्रों के हवाले से हमने आपको जानकारी दी, उस पर लग गई है मुहर। पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, और ये बड़ी खबर,
ये खुद उन्होंने सामने आकर के बातें कही है स्नेहा। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो कि अभी तक मुख्यमंत्री की कमान संभाले हुए थे और जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में पहली मर्तबा इतिहास में हुआ। सुनते हैं। और मैंने कभी भी कोई पद के बारे में, तो देखिए अब उनसे सवाल किया जा रहा है और वो अपनी तरफ से बात भी सामने रख रहे हैं। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और 2 तिहाई बहुमत दिया है। ये स्पष्ट हो गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने खुद भी स्वीकार कर लिया है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। और अब क्योंकि पर्यवेक्षकों का आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा तो पर्यवेक्षक भी यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर भी जो चयन प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। और अब बात बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि कभी पद की लालसा उनको रही नहीं है। जो भी हाईकमान की तरफ से उनको जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई और अब भी हाईकमान की तरफ से अगला उनको जो भी दिया जाएगा या फिर कोई पद मिले, कोई जिम्मेदारी मिले, उसको वो बखूबी निभाएंगे। उन्होंने ये कहा जो भरोसा जताया जाएगा उस पर वो खरे उतरेंगे। पंकज, बिल्कुल दीपा, देखिए क्योंकि जब इनको जिम्मेदारी दी गई थी एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर, उस वक्त भी उन्हें ये नहीं मालूम था कि पार्टी उन्हें इतना बड़ा पद देने जा रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री के 4-5 महीने 6-7 महीने का कार्यकाल उनका रहा है और जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में उन्होंने दौड़ भाग की चुनावों के दौरान हो या अन्य दूसरे काम हो, तो उसको लेकर एक छवि उनकी उत्तराखंड में बन गई थी कि बेहतर तरीके से वो उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। लेकिन उनके हार जाने के बाद अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि चुनाव जीत गए लेकिन सीट हार गए। और उसके बाद का ये बड़ा घटनाक्रम हमारे सामने है जहां सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गेंद अब केंद्र के पाले में है। यहां से जो भी फैसला और जिम्मेदारी मिलेगी उसे ही वो फॉलो करने वाले हैं और इस पर हमारी बड़ी बारीक नजर बनी हुई है। और लगातार देहरादून से लगाए दिल्ली तक उत्तराखंड में कौन बनेगा सीएम, इस खबर को लेकर हमारी बारीक नजर बनी हुई है। बिल्कुल, जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है उस पर भी हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पद से धामी ने दे दिया है इस्तीफा। राज्यपाल को पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है। उन्होंने खुद ये सामने आकर के जानकारी दी कि वो गए राज्यपाल से मिलने और मुलाकात में अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्नेहा कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन? बिल्कुल, और इसके लिए जो हलचल चल रही है देहरादून हो या दिल्ली, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लगातार इसी पर मंथन भी हो रहा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो भी अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और हमने 3 फॉर्मूलों का भी जिक्र किया और इसी बीच जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि राज्यपाल को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी खबर है जहां अब इस हलचल के बाद सवाल अभी भी ज्यों का त्यों है, क्योंकि कल जब सीएम के अपनी सीट हारने के बाद यानी खटीमा से हारने के बाद सबके जहन में ये सवाल था कि सीएम कौन होगा। लेकिन आज जब उन्होंने इस्तीफा भी सौंप दिया है तो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा देहरादून से लगाए दिल्ली तक, जिसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा निकल करके सामने आएगा। इन तमाम हलचलों पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है, चाहे वो हलचल दिल्ली में हो या देहरादून। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बार बार ये कहा गया उनकी खटीमा से सीट हारने को, चुनाव हारने के बाद स्नेहा कि क्या होगा, थोड़ा सा इंतजार करेंगे या फिर जल्दी ही वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन देखिए ना, आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से मिले, मुलाकात की, उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। खुद आकर के जानकारी भी उन्होंने दी है।